हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों है ना सीपी और सीवी के बीच में संबंध निकाला था और साथ ही हम लोग ने कैलोरी मिति के संबंध में कैलोरी को परिभाषित किया था और है ना उसके बारे में महत्वपूर्ण हम लोगों ने ज्ञान हासिल किया था बच्चों। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और है ना कैलोरी मिति में एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों जिसको हम लोगों ने पहले भी आप लोग के सामने में चर्चा किया था, विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो यहाँ पर हम लोगों को दो टॉपिक्स है जिसको हम लोग विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं और साथ में ही ऊष्माधारिता भी कहते हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है कि नहीं, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। और साथ ही आज के क्लास में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा बच्चों कि समतुल्य जल किसको कहते हैं, है कि नहीं, समतुल्य जल क्या होता है और कैलोरी मीटर से समतुल्य जल का मान कैसे निर्धारित किया जाता है। इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग विचार करने वाले हैं, है ना। तो आप लोग आज मेरी क्लास में अच्छी तरह से बैठे, कॉपी किताब कलम को लेकर के बैठे बच्चों, ताकि मैं यहाँ इंपॉर्टेंट बात को जो भी बताऊँगा वो से आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे, है ना। तो आप लोग मेरे क्लास में बने रहे बच्चों और आज है ना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ ऊष्मा और ताप के संबंध में, जो कि ज़्यादातर बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती है ना। उन टॉपिक्स पर आज हम विचार कर रहे हैं। वैसे बच्चे जो हमारे आज इस क्लास में नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन दबा देंगे, है ना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। दूसरी बात क्या है बच्चों कि ये वीडियो को है ना, इस वीडियो को देखने से पहले जो है आप पहले वाले वीडियो को देख करके यदि इस क्लास में आएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। क्योंकि बहुत ऐसा टॉपिक्स है जो कि पहले वाले से भी रिलेटेड होने वाला है बच्चों, तो उसको जानकारी के लिए आप लोग पहले वाले वीडियो को देखें, है कि नहीं। ऊष्मा और ताप के संबंध में जहाँ तक मुझे लगता है कि लगभग 9-10 वीडियो मैं बना करके अपलोड कर चुका हूँ और आगे भी कितने वीडियो बनेंगे इसका कोई अता पता नहीं है कि नहीं। पूरे यूट्यूब में जो है ऊष्मा और ताप के संबंध में इतना ज़्यादा वीडियो नहीं है और सब जो है 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट है कि नहीं वीडियो बना करके जो है ऊष्मा और ताप को समझाने का प्रयास करते हैं। ज़्यादातर वीडियो मैं यूट्यूब में देखा हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे जो वीडियो मैं जो भी अपलोड करता हूँ वो लगभग 45 मिनट 1 घंटा का लगभग वीडियो होता है बच्चों, है ना। सोचिए कि जहाँ 10 मिनट 5 मिनट के वीडियो में आप कितना समझ पाएंगे और यहाँ 1 घंटा का वीडियो में एक टॉपिक्स को समझाने में लगा देता हूँ। तो आप लोग जो है इस बिंदु पर भी गंभीर होकर के विचार करें कि आखिर वो 1 घंटा में ऊष्मा और ताप के संबंध में जो एक टॉपिक्स विशिष्ट ऊष्माधारिता या ऊष्माधारिता है उसके विषय में वो क्या बताते हैं, है ना। तो आप लोग ही चूज़ कर सकते हैं बच्चों कि कहाँ मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, कहाँ मुझे ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है, उसी वीडियो को आप लोग एक्सेप्ट करिए, है ना। यहाँ 45 मिनट किसी भी दिन ऐसा नहीं है बच्चों कि जो ऊष्मा और ताप के संबंध में मैंने 45 मिनट से कम का वीडियो बनाया हो, है ना। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें बच्चों कि YouTube में मैं अक्सर देखता हूँ कि वैसे जो 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो बना करके किसी एक टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं और उनका व्यूज़ मिलियन में होता है। और हम लोग जो है बच्चों, है ना, एक टॉपिक्स को कितनी गहराई से बच्चों को बताते हैं, फिर भी हम लोगों का व्यूज़ जो है बच्चों आप लोगों के द्वारा नहीं दिया जाता है कि नहीं। सब्सक्रिप्शन जो है बच्चों हम लोगों का नहीं बढ़ पाता है। तो आप लोग खुद चूज़ करिए। मैं धीरे धीरे जो है बच्चों हतोत्साहित होते जा रहा हूँ कि इतना अच्छा वीडियो, इतना अच्छा कंटेंट जब मैं आप लोगों के पास लेकर के आता हूँ फिर भी बच्चे आखिर क्यों नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, है ना। तो मुझे थोड़ा सा एक नकारात्मक फीलिंग्स डेवलप होने लगा है बच्चों मेरे अंदर। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि उस चीज़ से मैं उभर के बाहर आऊँ तो इसके लिए आप लोगों को मेरे वीडियो पर थोड़ा सा लाइक्स देना होगा बच्चों, मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, ये सारी बातें आप लोग एक टीचर का समझ पा रहे होंगे बच्चों कि मेरे अंदर भी फीलिंग्स है। मैं भी सोचता हूँ कि इस बात को कि बच्चे मुझे भी थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ देखे, है कि नहीं। ऐसा कोई भी टॉपिक्स नहीं है बच्चों कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने में विफल रहा हूँ, है कि नहीं। ऐसा कोई भी बातें नहीं है। हर तरह का वीडियो आप लोग थोड़ा सा मोटिवेशन हमको दे बच्चों, उसके बाद आप देखिएगा कि फिजिक्स का कौन ऐसा टॉपिक्स है जो कि आप लोगों को मैं नहीं समझा सकता हूँ, है कि नहीं। हर एक टॉपिक्स, न्यूमेरिकल्स क्या बच्चों, हर तरह का चीज़ मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। कि मैं खुद आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं बीएससी क्लास के अधिकांश बच्चों को जो है कितना पढ़ाया हूँ, है कि नहीं। पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, हर चीज़ का नॉलेज है, बस खाली मुझे ज़रूरत है तो मोटिवेशन का, है कि नहीं, जो कि आप लोगों के ज़रिए मिलने वाला है मुझे। तो आप लोग बच्चों, मैं ना प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे सपोर्ट करें,
ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज जानने का प्रयास करते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता किसे कहते हैं। तो इस टॉपिक्स पर चर्चा शायद मैंने पहले भी वीडियो में कर दिया है बच्चों, और फिर आज करने वाला हूँ, है कि नहीं। तो इसे आप लोग गंभीर होकर के देखने का प्रयास करें। देखिए किसी पदार्थ, है कि नहीं, तो यहाँ पर देखना है कि विशिष्ट ऊष्माधारिता जो होती है किसी पदार्थ का एक भौतिक गुण होता है बच्चों, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होता है इसके बारे में आप समझिए कि जब किसी पदार्थ को आप गर्म करते हैं, है कि नहीं, जब आप किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है, और जब आप किसी पदार्थ को ठंडा करते हैं तो वह ऊष्मा का त्याग कर देता है। तो ये ऊष्मा का ग्रहण करना और ऊष्मा को त्याग करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो हर पदार्थ का अलग अलग होता है। कि जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि मान लीजिए कि आप बहुत सारा पदार्थ लिए हैं, बहुत सारा पदार्थ ले लेते हैं, है ना, 4 5 6 पदार्थ ले लेते हैं, अलग अलग पदार्थ लेते हैं, उसको एक समान तापमान पर गर्म कर दीजिए। किस तापमान पर गर्म कर रहे हैं? समान ताप पर आप उसको गर्म कर रहे हैं। जब आप उसको समान ताप पर गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी वस्तु का ऊष्मा की मात्रा अलग अलग होती है कि नहीं। इसमें ऊष्मा की मात्रा कुछ और होगी, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, मतलब सभी में ऊष्मा की मात्रा अलग अलग होती है। तो इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? इससे आप यही समझ पा रहे होंगे कि हर एक पदार्थ का ऊष्मा को धारण करने की क्षमता, ऊष्मा को ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है कि नहीं। तो कोई पदार्थ कम ही ताप पे ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, कोई भी पदार्थ कम ही ताप पर जो है एकदम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, कोई पदार्थ बहुत ज़्यादा गर्म देने पर भी, ऊष्मा देने पर भी वो गर्म ज़्यादा नहीं हो पाते। तो ऐसा ही प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन हम लोग विशिष्ट ऊष्माधारिता के अंतर्गत करते हैं, और ये जो विशिष्ट ऊष्माधारिता यही जो है पदार्थ के बारे में बतलाता है कि कौन सा पदार्थ कितनी ऊष्मा का धारण करेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो यहाँ पर एक बात है कि देखिए किसी पदार्थ के द्वारा, यहाँ पे मैं कुछ बातों को लिखूंगा बच्चों। देखिए किसी पदार्थ के द्वारा ऊष्मा का त्याग, है कि नहीं, किसी पदार्थ के द्वारा ऊष्मा का त्याग या ग्रहण करना, ऊष्मा का त्याग या ग्रहण करना निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है कि नहीं, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो वो बात कौन कौन सा है? देखिए पहला बात है कि ऊष्मा का त्याग या ग्रहण, है कि नहीं, पदार्थ के द्वारा, है कि नहीं, देखिए पदार्थ के द्वारा ऊष्मा का ग्रहण या त्याग करना, ऊष्मा का ग्रहण या त्याग करना सबसे पहला बात पदार्थ के द्रव्यमान के समानुपाती होता है कि नहीं, पदार्थ के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, पदार्थ के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। मतलब ऊष्मा का त्याग या ग्रहण करना को हम लोग Q से सूचित करते हैं, तो ये द्रव्यमान के समानुपाती होता है M के। दूसरी बात होता है कि पदार्थ का ताप परिवर्तन के समानुपाती होता है, पदार्थ का ताप परिवर्तन, है कि नहीं, पदार्थ का ताप परिवर्तन के समानुपाती होता है, पदार्थ का ताप परिवर्तन के समानुपाती होता है, ताप परिवर्तन के समानुपाती होता है, मतलब समानुपाती डेल्टा टी का भी होता है। तो यहाँ पर एक आप समझ पा रहे होंगे कि ताप परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि ये पदार्थ है, इसको हम लोगों ने इसका तापमान पहले नोट किया तो T1 टेम्परेचर इसका निकला। जब इसको Q ऊष्मा देकर जब मैंने गर्म किया तो इसका तापमान में परिवर्तन हो गया T2। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसके ताप में परिवर्तन कितना हुआ, तो अंतिम तापमान T2 माइनस प्रारंभिक तापमान T1 हो गया। तो यही ताप में परिवर्तन है जिसको हम लोगों ने डेल्टा टी माना हुआ है। तो दोनों को जब हम लोग मिला देंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखिए दोनों को मिलाने पर, है कि नहीं, दोनों को मिला देंगे तो Q समानुपाती M इंटू डेल्टा टी मिलता है। समानुपाती को तोड़ेंगे बच्चों तो हमको एक नियतांक देना पड़ता है जिसको हम लोग छोटी सी कहते हैं, क्योंकि बड़ी सी फिर आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाकर के आप लोग को देखना पड़ेगा कि बड़ी सी का इस्तेमाल हमने मोलर ऊष्माधारिता को सूचित करने में किया था। तो Q इज इक्वल टू छोटी सी यहाँ पर हो गया M इंटू डेल्टा टी, जहाँ C एक नियतांक है, है कि नहीं, जहाँ C एक नियतांक है जिसे, है ना, जिसे पदार्थ का विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है, जिसे पदार्थ का विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं,
है ना, पदार्थ का विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। और ये क्या किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि नहीं? यह पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब प्रत्येक पदार्थ के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान अलग अलग होता है कि नहीं? तो ये बात आप लोग जान चुके हैं। हर पदार्थ के लिए विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान जो होता है अलग अलग होता है बच्चों। तो यहाँ पर एक बात है कि विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा हम लोग कैसे देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा। देखिए, विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा, विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा। तो इसको देने के लिए समीकरण जो मैंने लिखा है Q इज इक्वल टू सी m इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, यदि m का मान 1 हो जाए तथा डेल्टा टी का मान 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो m का मान 1, डेल्टा टी का भी मान 1 हो गया, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? C। तो ऐसे हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं कि देखिए, यदि एकांक द्रव्यमान के ताप को, देखिए यदि एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस से, एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, है कि नहीं, बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की, है कि नहीं, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। विशिष्ट पदार्थ का विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। इसे लिख देते हैं मात्रा को पदार्थ का, है कि नहीं, पदार्थ का विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है, पदार्थ का विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं, पदार्थ का विशिष्ट ऊष्माधारिता हम लोग कहते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक क्या होता है? देखिए, विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक, विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक क्या होता है? मात्रक। तो यहाँ पर C का वैल्यू हम लोग ऊपर वाले समीकरण से क्या लिख सकते हैं? तो ये हो गया Q बाय m इंटू डेल्टा टी। तो m SI मात्रक पद्धति में हम लोग देंगे इसका मात्रक, SI मात्रक पद्धति में, तो ऊष्मा का मात्रक हम लोग जानते हैं जूल होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और तापमान का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हो गया कि जूल प्रति kg प्रति डिग्री सेल्सियस होता है इसका मात्रक। तो इसकी बीमा भी आप लिख सकते हैं, है कि नहीं, इसकी बीमा। तो ऊष्मा की बीमा क्या होती है? क्योंकि ऊष्मा एक ऊर्जा होती है, तो ये इसकी बीमा ऊर्जा के बराबर होगा mL² T-2 होता है। तो नीचे में द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का भी बीमा m होता है। और तापमान, तो तापमान को बीमा को हम लोग k से इंडिकेट करते हैं। तो m देखिए कैंसिल हो गया, तो ये हो गया L², यहाँ हो गया T-2 और k के ऊपर -1, तो ये इसकी बीमा भी हो गई, है ना। तो एक बात यहाँ पर आप लोग समझ में आ गया, ये विशिष्ट ऊष्माधारिता को, है ना, कि विशिष्ट ऊष्माधारिता में इस बात को समझिएगा कि विशिष्ट ऊष्माधारिता में पदार्थ की जो मात्रा होती है वो एकांक होती है। विशिष्ट ऊष्माधारिता की जब हम लोग परिभाषा दे रहे हैं तो वहाँ पर द्रव्यमान को हम लोग क्या माने हैं? एकांक, चाहे 1 ग्राम हो चाहे 1 किलोग्राम हो, है ना, लेकिन एक होता है कि नहीं, एकांक होता है। तो अब यहाँ पर एक बात नोट में लिख देता हूँ कि पानी, क्योंकि आगे में इस चीज़ का हम लोगों को इस्तेमाल करना है बच्चों, कि पानी का, है कि नहीं, पानी का विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना होता है? पानी का विशिष्ट ऊष्माधारिता, है कि नहीं, पानी का विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना होता है? 4200, है कि नहीं, 4200 जूल प्रति kg और प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक से बच्चों जिसको हम लोग देखना चाहते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माधारिता, है कि नहीं। देखिए, ऊपर हम लोग क्या पढ़े? विशिष्ट ऊष्माधारिता, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माधारिता, जिसको हम लोग हीट कैपेसिटी भी हम लोग कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी भी इसको हम लोग कहते हैं। ऊष्माधारिता किसको कहते हैं, है कि नहीं, हीट कैपेसिटी हम लोग किसको कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए इसका परिभाषा, तो हम लोग देखिए सबसे पहले कंपेयर करना है विशिष्ट ऊष्माधारिता से। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता में हम लोग द्रव्यमान को एकांक माने थे, लेकिन यहाँ पर ऊष्माधारिता के लिए हम लोग पदार्थ को एकांक नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि किसी पदार्थ का
द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, है कि नहीं। पदार्थ के द्रव्यमान से, विशिष्ट ऊष्माधारिता पदार्थ के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, ये बात याद रखिएगा, है कि नहीं। इसकी परिभाषा से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि किसी पदार्थ का ताप, देखिए यहाँ पर किसी पदार्थ का ताप, है कि नहीं, किसी पदार्थ का ताप, है कि नहीं, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए ऊष्मा की, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, है कि नहीं, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं, ऊष्माधारिता कहते है कि नहीं, पदार्थ के तापमान को। तो यहाँ पे मैंने द्रव्यमान का कोई भी क्या नहीं किया, चर्चा नहीं किया है कि नहीं। हम यहाँ पे यही लिखे कि पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता हम लोग कहते हैं बच्चों। क्लियर हो गया। तो इसका हम लोग अब व्यंजक कैसे देंगे, तो पहले वाले व्यंजक को हम लोग ने इस प्रकार लिखा था कि Q = mc डेल्टा टी, है कि नहीं, इस प्रकार हम लोग लिखा था। तो यहाँ पर देखिए ये mc जो है, यदि इसको हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी मान लिया जाए, है कि नहीं, और तो क्या हो जाएगा, है कि नहीं, एक फिजिकल क्वांटिटी, तो ये Q = डेल्टा टी हो जाएगा। इसका मतलब है कि यदि हम इस प्रकार लिखेंगे कि mc = Q/ΔT, तो ये mc आप देख पा रहे हैं ना, इसी को हम लोग ऊष्माधारिता कहते हैं, है कि नहीं। ऊष्माधारिता क्यों, क्योंकि विशिष्ट ऊष्माधारिता द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो फिर हम लोगों को यहाँ पे द्रव्यमान का भी टर्म लाना पड़ेगा। तो इस राशि को हम लोग क्या करेंगे, हटा दिए यहाँ से, है कि नहीं, इससे द्रव्यमान को हटा दिए, तो यहाँ पर यहाँ आ गया, तो ये जो क्वांटिटी हमको मिला इसी को हम लोग ऊष्माधारिता कहते हैं। क्लियर हो गया। तो देखिए इसे mc द्वारा सूचित किया जाता है, इसे mc द्वारा सूचित किया जाता है। अब mc कहाँ से आया ये बात आपको मालूम होना चाहिए, है कि नहीं, सूचित किया जाता है। इसका मतलब हो गया कि जहाँ m क्या है, जहाँ m पदार्थ का द्रव्यमान है, यहाँ पदार्थ का द्रव्यमान है, तथा c क्या है, विशिष्ट ऊष्माधारिता है। पदार्थ का द्रव्यमान है और c जो है इसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता, है कि नहीं। तो mc का जो इक्वेशन निकल के आएगा वो हो जाएगा Q/ΔT। mc ही पदार्थ की ऊष्माधारिता है कि नहीं। और जहाँ c जो है वो सिर्फ विशिष्ट ऊष्माधारिता है। यदि विशिष्ट ऊष्माधारिता को यदि द्रव्यमान के साथ गुना कर दिया जाए तो वो ऊष्माधारिता में बदल जाता है। तो ये समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर एक बात देखिए कि ऊष्माधारिता का मात्रक क्या होता है कि नहीं। ऊष्माधारिता का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर जो है ऊष्मा का मात्रक आप लोग जानते हैं जूल होता है, और ताप का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस। तो इसका मात्रक हो गया जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में दी लेंगे तो जूल प्रति केल्विन हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका जो बीमा आप देंगे उसका बीमा किस प्रकार होगा, तो ये देखिए ऊष्मा का जो है बीमा mL² T-2 होता है, क्योंकि ये एक ऊर्जा है, और यहाँ पर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं। या केल्विन भी आप दे सकते हैं K से, क्योंकि हम लोग ताप को है ना K से इंडिकेट करते हैं। तो ये इसको सारा टर्म को ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा mL² T-2, और यहाँ पर हो जाएगा K, इस प्रकार K-1। तो ये इसकी बीमा हो गई। तो बहुत सारे क्लास में, है कि नहीं, मैंने देखा है यूट्यूब में, है कि नहीं, बहुत सारे क्लास में कि टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो उनको खुद मालूम नहीं होता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है। वो कभी कभी हीट कैपेसिटी को ऊष्माधारिता भी बोल देते हैं, और ऊष्माधारिता को कभी विशिष्ट ऊष्माधारिता भी बोल देते हैं, और उनके वीडियोज़ में मिलियन सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ भी आते हैं। तो आप लोगों को खुद ये बात का है ना चयन करना है बच्चों कि कहाँ मुझे सही, क्योंकि 11th क्लास के बच्चे जो है ना वो जस्ट 10th पास करके ही आते हैं। तो 10th पास करके आने के बाद बच्चों को 11th के विषय में कुछ नॉलेज नहीं होता है। जो चीज़ उसको बता दिया जाता है वही चीज़ उसके दिमाग में आ जाता है। तो जो गलत भी बता दिया जाए तो गलत चीज़ भी आ जाएगा, वो गलत ही चीज़ को हमेशा सोचेंगे कि यही सही चीज़ है। तो आप लोगों को चयन करना है कि कहाँ सही मिलता है मुझे, है कि नहीं, चाहे वो किसी प्रकार का प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, है कि नहीं। तो अब देखिए यूट्यूब से बहुत सारे टीचर्स जो हैं बहुत सारे पैसा अर्न कर लेते हैं, और अपने जो है क्लासरूम को डिजिटल बना देते हैं।
डिजिटल बोर्ड लगा दिए, पूरा हाई फाई जो है पूरा उनका रूम रहता है ना, पूरा एकदम चकाचौंध की ज़िंदगी जिसको आप लोग कहते हैं कि उसमें वो समाहित कर देते हैं, है ना। पढ़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो उसमें बच्चों को काफ़ी आनंद आता है। और आनंद आता है तो बच्चे उसी पर ज़्यादा उसको जा करके वीडियो देखते हैं, लेकिन वहाँ पे नॉलेज की लेस कमी होती है, कुछ नहीं होती है नॉलेज वहाँ पर। हम लोग यहाँ पे बच्चों को नॉलेज देते हैं तो बच्चे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में आते ही नहीं। तो खैर जो भी बात है बच्चों, वो आप लोग पर निर्भर करता है कि आप लोग कैसे किसी चीज़ को चयन करते हैं, है कि नहीं। तो ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे बच्चों और जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग जो बात जानने वाले हैं बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं समतुल्य जल, इक्विवेलेंट वाटर किसको कहा जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए यहाँ पर समतुल्य जल क्या होता है कि नहीं। समतुल्य जल किसको कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में इक्विवेलेंट वाटर भी हम लोग कहते हैं बच्चों। इक्विवेलेंट वाटर, समतुल्य जल किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका परिभाषा जो है तो है ना, इस प्रकार दिया जाता है कि देखिए किसी वस्तु का ताप, देखिएगा यहाँ पर कि किसी वस्तु का ताप, है कि नहीं, किसी वस्तु का ताप, है कि नहीं, 1 डिग्री सेल्सियस से, किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, है ना, किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, है ना, जितने किलोग्राम, है कि नहीं, जितने किलोग्राम जल का ताप, जितने किलोग्राम जल का ताप, जितने किलोग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दे, है कि नहीं, बढ़ा दे। बात समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा, कि किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा, है कि नहीं, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा मतलब जितनी ऊष्मा लगती है उतना ही ऊष्मा, जितना किलोग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देता है, जितना किलोग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दे, है ना। उस देखिए जल का उस मात्रा को, जल का उस मात्रा को पदार्थ का समतुल्य जल कहते हैं, है कि नहीं, पदार्थ का समतुल्य जल कहा जाता है, समतुल्य जल कहते हैं, पदार्थ का समतुल्य जल कहते हैं। किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, मतलब किसी भी पदार्थ का ताप जो है आप उसको क्या करें कि 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दें, तो जितनी ऊष्मा की मात्रा लगेगी उतनी ही ऊष्मा, जितना किलोग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दे, तो जल का जितनी मात्रा होगी उस मात्रा को ही उस पदार्थ का समतुल्य जल हम लोग कहते हैं बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसका व्यंजक देखेंगे कि, है ना, कि समतुल्य जल का व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर एक बात आप लोग नोट करेंगे बच्चों, है ना, देखिए माना m किलोग्राम वस्तु का ताप, m किलोग्राम वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, है कि नहीं, m किलोग्राम वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, है ना, ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी बताइए तो, है ना, ऊष्मा की मात्रा आप बता सकते हैं कि कितनी होगी, कि m किलोग्राम द्रव्यमान है कि नहीं, m किलोग्राम वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए ऊष्मा की कितनी मात्रा लगती है। तो मैं यहाँ पर एक बात लिख देता हूँ, देखिए mc, क्या ये बात समझ में आया, mc, ये इतना ही ऊष्मा की मात्रा लगेगी। अब बोलिएगा कि सर ये mc कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग देखिए इक्वेशन हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं, q = mc डेल्टा t, कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है कि देखिए ताप का मान 1 डिग्री सेल्सियस है ना, कि t का मान कितना हो गया 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो क्या हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो mc बचा, तो q मेरा ऊष्मा है, तो ऊष्मा बराबर क्या बचा mc। तो यही बात है कि m किलोग्राम वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी, mc होगी। बात समझ में आ गया। अब हम देखिए, हम लोग पहले ही इस बात को जानते हैं कि देखिए 4200 जूल ऊष्मा लगता है कि नहीं, 4200 जूल ऊष्मा लगता है 1 किलोग्राम तरफ, है ना, कि 1 किलोग्राम जल का तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, क्योंकि पहले ही नोट में इस बात को मेंशन कर दिया है, तो इस भी बात को लिख देते हैं कि 4200 जूल ऊष्मा, 4200 जूल ऊष्मा, है ना, जल के ताप को, पानी के ताप को, पानी, है ना, जल के ताप को 4200 जूल ऊष्मा
है ना, जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, है कि नहीं, उपयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। बात समझ में आ गया? मैंने क्या क्या 4200 जूल उष्मा, है कि नहीं, सॉरी यहाँ पर लिखे हैं, एक बात यहाँ पर छूट चुका है कि 4200 जूल उष्मा 1 किलोग्राम यहाँ पर होगा, है कि नहीं, 4200 जूल उष्मा 1 किलोग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। मैंने आप लोगों को कहा कि जल का, है ना, यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा कि जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना होता है। जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता, जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता मैंने अभी लिखा नोट करके कि 4200 जूल, है कि नहीं, प्रति केजी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका मतलब है कि अभी देखिए सी का इक्वेशन क्या होता है, सी इज इक्वल टू होता है क्यू बाय, लेकिन एम इंटू डेल्टा टी, यही ना होता है। तो अब देखिए यहाँ पर एम का मान मैंने कितना लिया है, 1 किलोग्राम, डेल्टा टी का मान कितना लिया है, 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब एम भी 1 है और डेल्टा टी भी 1 है। तो सी इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू। इसका मतलब हो गया कि सी जो है विशिष्ट ऊष्माधारिता ही ऊष्मा का परिमाण को व्यक्त कर रहा है, कब, जब द्रव्यमान एकांक हो और ताप परिवर्तन भी एकांक हो। तो सी इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्माधारिता ही मेरा ऊष्मा को व्यक्त कर रहा है। तो जल की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है वो कितनी है, 4200। तो 4200 ऊष्मा ही खर्च होगी 1 किलोग्राम, है कि बात समझ रहे हैं, 4200 जूल उष्मा। इस प्रकार भी लिखिए कि 4200 इज इक्वल टू क्यू बाय 1 kg, है ना, 1 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो 4200 जूल उष्मा खर्च हो रहा है 1 किलोग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए। तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि 4200 जूल उष्मा खर्च हो रहा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान के, है ना, 1 किलोग्राम जल के, है ना, जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए। तो यह इसीलिए हम ये बात यहाँ पर लिखा हूँ कि 4200 जूल उष्मा 1 किलोग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब बात यहीं से सामने आती है बच्चों, तो इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए एक बात है कि 4200 जूल उष्मा खर्च होती है कि नहीं, एकांकी नियम का प्रयोग करते हैं। देखिए 4200 जूल उष्मा, है कि नहीं, 1 किलोग्राम, 4200 जूल उष्मा 1 किलोग्राम जल के ताप को, है कि नहीं, जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाता है कि नहीं, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाता है कि नहीं। 4200 जूल उष्मा 1 किलोग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाता है। तो 1 जूल उष्मा कितना होगा, 1 जूल उष्मा 1/4200 किलोग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएगा, है कि नहीं, बढ़ाएगा। आप लोग जानते हैं इस बात को। तो अब mc उष्मा कितने किलोग्राम जल के तापमान को बढ़ाएगा, तो mc उष्मा जल के mc बटा 4200 किलोग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस ताप से बढ़ाएगा। बात समझ में आ गया। एकांकी नियम का प्रयोग किया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब समतुल्य जल की परिभाषा क्या होती है, इस बात को एक बार पुनः मैं दोहराना चाहता हूँ कि किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जितने किलोग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दे, जल की उस मात्रा को पदार्थ का समतुल्य जल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि mc उष्मा से mc बटा 4200 किलोग्राम जल के ताप को, इतना जल का द्रव्यमान हो गया। तो जल का ही द्रव्यमान को पदार्थ का समतुल्य क्या कहते हैं, जल कहा जाता है। तो पदार्थ का समतुल्य जल कितना हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पदार्थ का समतुल्य जल, है कि नहीं, पदार्थ का समतुल्य जल इक्वल टू हो गया mc बटा 4200, है कि नहीं। इसी को ही हम लोग समतुल्य जल कहते हैं। बात समझ में आ गया। ये पानी का भी था ना, है कि नहीं, ये भी क्या है, पानी का द्रव्यमान है। ये आप यहाँ पे लिखेंगे पानी का, ये तो लिखें जल का या पानी का, जो भी लिख सकते हैं। ये हो गया पानी, है ना, या जल का, पानी या जल का द्रव्यमान है, जल का द्रव्यमान है। तो परिभाषा को आप लोग 2 या 3 बार पढ़ें और समझने का प्रयास करें। वहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जल की मात्रा को,
है कि नहीं, पदार्थ का समतुल्य, है ना, जल कहा जाता है। तो पानी का ये द्रव्यमान निकल गया जिसको ही हम लोग पदार्थ का समतुल्य जल कहते हैं। तो समतुल्य जल बराबर क्या होता है, mc/4200। तो इस प्रकार जो है समतुल्य जल का व्यंजक दिया जाता है बच्चों। तो इस बात आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा बच्चों। इसके बाद आता है कैलोरीमीटर, है कि नहीं। कैलोरीमीटर किसको कहा जाता है, अब हम लोगों का बेसिक स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ से हम लोग कैलोरीमीटर से हम लोग ऊष्मा का तापन करेंगे, मापन करेंगे, है कि नहीं, कि कैसे कि कैलोरीमीटर का जो है समतुल्य जल ज्ञात किया जाता है, कैसे कैलोरीमीटर के द्वारा जो होती है किसी पदार्थ का या ठोस का विशिष्ट ऊष्माधारिता ज्ञात की जाती है, कैसे कैलोरीमीटर के द्वारा पदार्थ की गुप्त ऊष्मा निकाली जाती है कि नहीं। तो इन सभी विभिन्न पहलुओं पर जो है हम लोग अब विचार करने वाले, शायद 2 या 3 वीडियो मेरा इसी पर ही बनने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कैलोरीमीटर क्या होता है कि नहीं। कैलोरीमीटर जो होता है कि ऊष्मा को मापन करने का एक व्यवस्था है, एक अरेंजमेंट है कि नहीं। तो यहाँ सबसे पहले वही बात लिखेंगे कि कैलोरीमीटर, है कि नहीं, कैलोरीमीटर ऊष्मा का, है कि नहीं, कैलोरीमीटर ऊष्मा का मापन करने, कैलोरीमीटर ऊष्मा का मापन करने का एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है कि नहीं, एक व्यवस्था है, एक अरेंजमेंट है। अब इसमें क्या क्या होता है हम सिर्फ आप लोगों को मौखिक रूप से बता देते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक्स में चलेंगे। ये एक लकड़ी का बक्सा है बच्चों, क्या है, ये एक लकड़ी का बॉक्स है कि नहीं, एक लकड़ी का बॉक्स है। इसको, इसके अंदर जो होती है एक तांबा का पात्र, तांबा का एक बर्तन भर दिया जाता है। ये एक तांबा का बर्तन है। सबसे पहले ये क्या है, एक लकड़ी का बक्सा है, बॉक्स है। ये लकड़ी का एक बक्सा है कि नहीं, लकड़ी का बक्सा, और ये एक तांबा का पात्र है, तांबा का पात्र है कि नहीं, तांबा का पात्र है। अब देखिए कि जब इसमें हम गर्म पानी देंगे, तो जब इसमें या गर्म पानी या ठंडा पानी जो भी आप रखेंगे, तो ये क्या करेगा, हीट लूज करेगा अपने चारों ओर, या तो उष्मा के द्वारा बाहर भी निकलेगा, इधर भी रेडिएट करेगा, क्योंकि उसके पात्र भी गर्म हो जाते हैं। पात्र हवा के संपर्क में होता है तो हवा भी कुछ उष्मा लेकर के बाहर चले जाती है ना। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इसके अंदर जो होती है रुई, जो होती है रुई, है कि नहीं, रुई अच्छी तरह से इसमें पैक कर दिया जाता है। रुई से एकदम मजबूती के साथ इसमें रुई से इसको पैक कर दिया जाता है, इस प्रकार रुई से, है कि नहीं। कहीं कहीं जो होती है इसमें, है कि नहीं, फर वाला जो कपड़ा आता है ना, उससे भी इसको ढक दिया जाता है, फर वाले कपड़ा से। इसमें जो होती है रुई से इसको अच्छी तरह से पैक कर देते हैं। इसमें कॉटन इसमें डाल करके इसको पैक कर दिया जाता है। ये क्या है, रुई। तो आप लोग पता चल गया कि रुई क्या काम करती है। रुई जो होती है उष्मा का आदान प्रदान करने से रोकती है। ये कुचालक है, उष्मा का कुचालक होती है रुई। इसीलिए ठंड के दिन में हम लोग ठंड से बचने के लिए, है ना, क्या करते हैं, रुई के, है कि नहीं, रजाई कंबल आदि का यूज़ हम लोग करते हैं, ताकि ये उष्मा के आदान प्रदान, मतलब ये उष्मा को, है ना, आदान प्रदान करने से, मतलब वातावरण में भेजने से ये रोकता है। कह सकते हैं कि रुई उष्मा का कुचालक होता है कि नहीं। तो ये हो गया तांबा का पात्र हो गया इसके अंदर। अब इसको, इसके ऊपर जो है बच्चों, है कि नहीं, इस प्रकार बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार उसको बंद, ये बंद नहीं किया जाता है, इसको मतलब इस लकड़ी का ही बना रहता है, लेकिन इसको हम लोग खोल सकते हैं, खोल करके पानी डाल करके फिर इसको हम लोग ढक देते हैं। तो यहाँ पर एक छिद्र होता है, यहाँ पर एक छिद्र होता है, और यहाँ पर भी एक छिद्र होता है, लकड़ी का ये बॉक्स होता है इस प्रकार, है कि नहीं, ये बॉक्स इस प्रकार होता है। इस छिद्र के द्वारा जो होती है इसके अंदर एक विचोलक डाला जाता है, जिसको स्टैगर कहा भी जाता है ना, स्टेरियर भी जिसको हम लोग कहते हैं। और इसके अंदर से एक थर्मामीटर इसके अंदर डाला जाता है, थर्मोमीटर, ताकि इस पानी का हम लोग तापमान को मेजर कर सकें। ये क्या है, एक थर्मोमीटर है, ये एक थर्मोमीटर है कि नहीं। ये क्या है, एक विचालक, जिसको हिंदी में कहते हैं। विचालक का क्या काम होता है, और ये क्या है मेरा, थर्मामीटर। ये एक थर्मामीटर है। विचालक का काम क्या होता है कि जब इसके अंदर, जब हम लोग गर्म पानी को डालते हैं, सबसे पहले इसमें ठंडा पानी दिया जाता है, उसके बाद इसके अंदर गर्म पानी डालते हैं। तो जैसे इसके अंदर हम लोग गर्म पानी डालेंगे तो गर्म पानी क्या होती है, ऊपर जा करके यहाँ पर जमा हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि पानी के हर लेवल का तापमान अलग अलग हो जाएगा। तो स्टैगर से हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऊपर नीचे चला करके, ऐसे ऐसे स्टैगर को ऊपर नीचे करके पानी की मात्रा को बराबर की जाती है तापमान के हर जगह, ताकि पानी के हर एक भाग पर क्या हो जाए, तापमान बराबर हो जाए। इसीलिए ये चीज़ दिया जाता है, विचालक दिया जाता है कि नहीं। इसको यहाँ से उठा करके ऐसे करके हिलाइएगा तो ये पानी जो होती है वो ऊपर नीचे जाएगी, उष्मा का हर एक भाग में मात्रा को बराबर कर देता है। तो ये कैलोरीमीटर की एक संरचना होती है।
है कि नहीं। ये कैलोरीमीटर की एक संरचना होती है, यही चीज़ को कैलोरीमीटर कहते हैं। कैलोरीमीटर आप लिख भी सकते हैं अपने मन से कि कैलोरीमीटर क्या होती है कि तांबे के पात्र को एक लकड़ी के बक्से के अंदर रख दिया जाता है कि नहीं। अब तांबे के पात्र से ऊष्मा के विकिरण को या ऊष्मा के आदान प्रदान की क्रिया को रोकने के लिए लकड़ी और तांबा के बीच में क्या कर दिया जाता है कि नहीं, रुई भर दिया जाता है, ताकि ऊष्मा का है ना क्षय विकिरण के माध्यम से ना हो। अब क्या करते हैं कि इसके ऊपर भी जो होती है एक लकड़ी के तख्ता से इस बॉक्स को बंद कर दिया जाता है। इसमें दो छिद्र होते हैं, एक छिद्र से विचालक को डाला जाता है और एक छिद्र से थर्मामीटर को डाला जाता है। थर्मामीटर इसके अंदर रखे गए जल या पानी का तापमान या किसी भी द्रव्य का तापमान को यह मेजर करता है, और विचालक जो होती है पानी के सभी सतहों के बीच में या लेवलों के बीच में, लेवल के बीच में ताप की मात्रा को समान करने का काम करता है। तो ये आपका कैलोरीमीटर हो गया, है कि नहीं। दूसरी बात क्या होती है कि ऊष्मा के विकिरण के द्वारा जो होती है ऊष्मा की मात्रा को रोकने के लिए इस तांबे की पात्र की जो ये सतह जो दिख रही है, बाहरी वाली सतह, अंदर वाली सतह, ये देख रहे हैं ना, ये वाली, इस सतह को चमकीला बना दिया जाता है। इस ये कौन सी सतह है? चमकीला सतह है। इसको हम लोग कहते हैं चमकीला सतह कहा जाता है। इसको हम लोग चमकीला सतह कहते हैं, ताकि चमकीला सतह से क्या होती है ऊष्मा का विकिरण द्वारा जो होती है ना हानि जो होती है रुक जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? चमकीला सतह भी हम लोग कहते हैं। तो ये कैलोरीमीटर है बच्चों मेरा कुल मिला करके। तो अब यहाँ पर एक बात है कि कैलोरीमीटर का हम लोग समतुल्य जल कैसे ज्ञात करते हैं। कैलोरीमीटर का समतुल्य जल हम लोग ज्ञात करेंगे, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अब कैलोरीमीटर का समतुल्य जल हम लोग ज्ञात करना है। कैलोरीमीटर का समतुल्य जल, समतुल्य जल हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे इस बात पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं कुछ यहाँ पर ज़्यादा लिखूंगा नहीं बच्चों, बस थोड़ा सा ही जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं है ना वही चीज़ लिखूंगा, बाकी चीज़ मैं आप लोगों को समझा दूंगा बच्चों, है ना। तो सबसे पहले कैलोरीमीटर का हम फोटो बना लेते हैं, जैसे पहले ही बनाए थे हम लोग बच्चों। ये एक लकड़ी का पात्र है, इसके अंदर तांबा का एक पात्र मैंने डाल दिया और इसको रुई के द्वारा जो है हम लोगों ने क्या किया, बंद कर दिया। ये एक रुई का टुकड़ा है, इसके द्वारा हम लोगों ने बंद कर दिया, है ना। इसके ऊपर लकड़ी का तख्ता रहता है जिसके द्वारा इसको बंद किया जाता है, जिसमें 2-3 छिद्र होते हैं। इस प्रकार इसको हम लोगों ने क्या किया, बंद किया। इसके द्वारा इसके अंदर स्टाइगर डाला जाता है कि नहीं, और इसमें थर्मामीटर अंदर की ओर भरा जाता है। ये एक थर्मामीटर है और इसमें 1/3 जल भर दिया जाता है। इसको भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले इसमें समतुल्य जल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इस बात को समझिए। सबसे पहले इस कैलोरीमीटर को, है कि नहीं, इसमें से सबसे पहले थर्मामीटर बाहर निकाल लीजिए, लेकिन इसमें होना चाहिए विचालक, जरूर होना चाहिए। ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, है कि नहीं, ये तांबा का ही बना होता है। इसके कैलोरीमीटर को पूरे सिस्टम के साथ, मतलब लकड़ी के साथ, है कि नहीं, इसके अंदर तांबा भी होना चाहिए, सब कुछ, मतलब पूरे कैलोरीमीटर को, सिर्फ क्या नहीं, थर्मामीटर नहीं होना चाहिए, है ना। कैलोरीमीटर को अच्छी तरह से सुखा करके इसका वजन ज्ञात कर लिया जाता है। बात समझे हमने क्या बोला कि कैलोरीमीटर को अच्छी तरह से सुखा करके इसका वजन ज्ञात कर लिया जाता है। उसके बाद इसमें 1/3, इसमें कितना किया हुआ है, 1/3, 1/3 भाग ठंडा पानी इसके अंदर भर दिया जाता है। ये ठंडा पानी है, 1/3 पानी इसके अंदर भर दिया जाता है ना। अब हम क्या करते हैं, किसी दूसरे पात्र में, यहाँ एक कोई दूसरा पात्र है, एक कोई दूसरा पात्र में, इस तांबा के पात्र में जितनी जल आती है कि नहीं, उतना ही जल जो है दूसरे पात्र में ले करके, है कि नहीं, है ना, दूसरे पात्र में हम लोग ले लेते हैं। अब इस पानी को हम लोग गर्म करते हैं और उतना गर्म करते हैं जितना इस पानी का तापमान कमरे के तापमान, है कि नहीं, तापमान कमरे के तापमान से या तो 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाए या फिर 12 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाए। हमने क्या बोला कि इस पात्र में जितना जल आता है उतना ही जल किसी दूसरे पात्र में ले करके इस पात्र में रखे हुए पानी को इतना गर्म करते हैं ताकि इस पानी का तापमान, कमरे का तापमान कितना होता है, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम लोग कमरे का तापमान कहते हैं। तो कमरे के तापमान से 10 डिग्री या 12 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाए, है ना। अब क्या करते हैं कि ये पानी को लेकर, गर्म पानी को लेकर के इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं,
है कि नहीं, डाल देते हैं और इस विचालक के द्वारा उसको अच्छी तरह से चला दिया जाता है ताकि पानी जो होती है इस पात्र के सभी जगह पर पानी का तापमान एक समान हो जाए और उस तापमान को थर्मोमीटर द्वारा हम लोग तौल लेते हैं, है कि नहीं। अब इस स्थिति में क्या करेंगे, अब दो बातें यहाँ पर है। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया कि इस पूरे कैलोरीमीटर को सुखा करके अच्छी तरह से तौल लिया था। दूसरी बात क्या है कि जब इसमें ठंडा पानी डाला गया तो उस स्थिति में पूरे सिस्टम को तौल करके फिर उसका द्रव्यमान ज्ञात कर लिया गया। अब जब इसमें गर्म पानी डाला गया तो गर्म पानी डाला गया तो पूरे सिस्टम को फिर तौल करके फिर इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लिया गया, है कि नहीं। तो तीन स्थिति हमने द्रव्यमान ज्ञात किया। अब देखिए दूसरा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जब इसमें हम लोगों ने पानी डाला था, है कि नहीं, जब इसमें हम लोगों ने पानी डाला था, है कि नहीं, ठंडा पानी, तब उस समय इसका तापमान हम लोग ज्ञात कर लेते। ठंडा पानी का तापमान पूरे कैलोरीमीटर के सहित ठंडा पानी का तापमान हम लोग ज्ञात कर लेते। उसके बाद हम लोग क्या किए थे कि गर्म पानी जब इसमें डाले थे तो ये गर्म पानी का तापमान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, इस गर्म पानी का तापमान भी ज्ञात कर लिया। और जब गर्म पानी इसमें हम लोग डाले तो कुछ पानी ठंडा भी था और कुछ पानी गर्म था, जिसके वजह से इसका तापमान में कुछ परिवर्तन आएगा। तो उस स्थिति में फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इसका तापमान ज्ञात कर लिया। तो तीन स्थिति में हम लोगों ने द्रव्यमान ज्ञात किया और तीन स्थिति में हम लोगों ने तापमान ज्ञात किया। तो द्रव्यमान एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि देखिए सबसे पहले कैलोरीमीटर को हम लोग क्या किए, सुखा करके इसका द्रव्यमान ज्ञात किया। ठंडा पानी डाला तो पूरे सिस्टम सहित इसको फिर द्रव्यमान ज्ञात किया। जब गर्म पानी डाला फिर इसका द्रव्यमान ज्ञात किया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तापमान। सबसे पहले जब इसमें ठंडा पानी डाले थे तो क्या हुआ कि पूरे सिस्टम का तापमान, मतलब ये इसके अंदर जब ठंडा पानी डाला गया था तो पूरे सिस्टम का तापमान ज्ञात कर लिया गया। गर्म जो किए थे गर्म पानी को, है ना, पानी को गर्म किए थे उसका भी तापमान ज्ञात कर लिया। और जब गर्म पानी को जब इसमें डाला गया, है कि नहीं, इसके अंदर डाला गया, विचौलक के द्वारा चला करके जब पानी के सभी भाग का या सभी जगह का तापमान समान हो गया था, उस समय पुनः ये थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर को हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। तो ये तीन स्थिति में हम लोगों ने ज्ञात किया। तो अब एक एक करके हम एक बात यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए पहला स्टार मेरा क्या है यहाँ पर, इस बात को समझिएगा। पहला स्टार क्या हो गया कि कैलोरीमीटर और विचालक का द्रव्यमान कितना था। देखिए कैलोरीमीटर प्लस विचालक का द्रव्यमान, कैलोरीमीटर प्लस विचालक का द्रव्यमान हम लोगों ने कितना माना, m1। याद रखिएगा सारी बातों को। दूसरी बात क्या है, जब इसमें ठंडा पानी डाला गया था तो इसके साथ इसका द्रव्यमान हम लोगों ने ज्ञात किया था। तो कैलोरीमीटर प्लस विचालक, कैलोरीमीटर प्लस विचालक प्लस ठंडे पानी का द्रव्यमान, ठंडे पानी का द्रव्यमान, है कि नहीं। द्रव्यमान को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसका द्रव्यमान हम लोगों ने m2 माना। अब तीसरा स्थिति में देखिए कैलोरीमीटर प्लस विचालक, कैलोरीमीटर प्लस विचालक प्लस ठंडे पानी प्लस गर्म पानी का द्रव्यमान हम लोगों ने क्या मान लिया, m3 मान लिया। तीन चीज हम लोगों ने ज्ञात की। अब चलिए तापमान, अब ताप का बारी है। तो ताप के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि कैलोरीमीटर, है कि नहीं, कैलोरीमीटर प्लस ठंडे पानी का ताप, है कि नहीं, कैलोरीमीटर प्लस ठंडे पानी का ताप, है कि नहीं। क्योंकि जब हम लोग इसमें ठंडे पानी जब डालेंगे तो क्या होगा कि कैलोरीमीटर और पानी के बीच में कुछ ताप का, है कि नहीं, अन्योन्य क्रियाएं होगी, मतलब विनिमय होगी, जिसके वजह से तापमान में कुछ उतार चढ़ाव आता है ना। इसलिए दोनों का तापमान को, पानी को ऐसे नहीं कि सिर्फ ठंडे पानी का तापमान माप लिया हम लोग, जब इसमें पानी डालेंगे तब टेम्परेचर को मेजर करते हैं, है कि नहीं। तो इसका तापमान कितना था, T1 डिग्री सेल्सियस। दूसरा बात क्या था कि गर्म पानी का तापमान, देखिए गर्म पानी का तापमान, है कि नहीं, गर्म पानी का तापमान। तो गर्म पानी का तापमान हम लोग T2 डिग्री सेल्सियस लिखा। और जब देखिए अब यहाँ पे जब इसमें डाला गया, है कि नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कैलोरीमीटर, है कि नहीं, कैलोरीमीटर प्लस ठंडे पानी प्लस गर्म पानी, मतलब कह सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं मिश्रण, है कि नहीं। ठंडे पानी गर्म पानी प्लस कैलोरीमीटर का जो मिश्रण था उसका तापमान हम लोगों ने T डिग्री सेल्सियस मान लिया। तो ये चीज़ आप लोगों को पता चल गया। अब यहाँ पर हमको बताइए एक बात, आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, है कि नहीं, कि
अब हमको तो ठंडे पानी का द्रव्यमान कितना होगा, ठंडे पानी का द्रव्यमान। अब देखिए यहाँ पे देखिए कैलोरी मीटर प्लस विचालक का द्रव्यमान m1 है, कैलोरी मीटर विचालक प्लस ठंडे पानी का द्रव्यमान m2 है। तो मतलब m2 में यदि m1 को हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पर विचालक कैलोरी मीटर का द्रव्यमान माइनस हो जाएगा, सिर्फ ठंडे पानी का द्रव्यमान बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठंडे पानी का द्रव्यमान कितना होगा। देखिए ठंडे पानी का द्रव्यमान है कि नहीं, ठंडे पानी का द्रव्यमान, तो इसमें क्या हो जाएगा m2 माइनस m1, इसको हम लोग x मान लेते हैं, है ना। अब इसी तरह लिखेंगे कि गर्म पानी का द्रव्यमान कितना होगा। देखिए गर्म पानी का द्रव्यमान, गर्म पानी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा गर्म पानी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कैलोरी मीटर विचालक ठंडे पानी है, कैलोरी मीटर विचालक ठंडे पानी प्लस गर्म पानी है। तो यदि हम लोग m3 में m2 को माइनस करेंगे तो ये तीन चीज़ जो है कैलोरी मीटर विचालक ठंडे पानी इससे माइनस हो जाएगा, सिर्फ गर्म पानी का द्रव्यमान बचेगा। तो यहाँ पर भी कितना बचा, m3 माइनस हो जाएगा m2, इसको हम लोग y मान लेते हैं। ये बात समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर बताइए कि गर्म पानी जब इसके अंदर डाला गया तो गर्म पानी कितनी ऊष्मा का त्याग किया, तो इस चीज़ को हम लोगों को निकालना है। तो गर्म पानी द्वारा यहाँ पे लिखेंगे, इस बात को बहुत आसान है निकालना। तो गर्म पानी द्वारा, देखिए गर्म पानी द्वारा त्याग किया गया ऊष्मा, गर्म पानी जब हम लोग इसके अंदर डालेंगे, एक तिहाई पानी यहाँ पर था, तो गर्म पानी कुछ ऊष्मा का त्याग करेगा, जो ठंडा पानी उसको ग्रहण करके गर्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो कितना ऊष्मा का त्याग किया, तो गर्म पानी द्वारा त्याग किया गया ऊष्मा कितना हो गया, गर्म पानी द्वारा त्याग किया गया ऊष्मा। तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि ऊष्मा को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं, mc इंटू डेल्टा टी, यही है ऊष्मा। तो ये गर्म पानी का द्रव्यमान हम लोग जानते हैं बच्चों, है कि नहीं। गर्म पानी का द्रव्यमान कितना है, y है कि नहीं। और यहाँ c है, तो c क्या है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा, क्योंकि यहाँ पर पानी दिया गया, तो पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता हम लोग जानते हैं कितना है, 4200 होता है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे इंटू 4200, है कि नहीं। दूसरी बात है कि जब हम लोग पानी को डालें, है ना, तो गर्म पानी के तापमान में कितना परिवर्तन आया। तो सबसे पहले जब इसमें पानी डाला गया था तो यहाँ पर कौन सा पानी था, है कि नहीं। तो इसमें पानी देखिए तो कितना था, मिश्रण था ये पूरा, है कि नहीं। गर्म पानी का तापमान कितना था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि गर्म पानी का तापमान T2 था और मिश्रण का तापमान कितना था, T था। तो ये कितना तापमान में परिवर्तन आया, मतलब इसका तापमान, मतलब अंतिम तापमान इतना हो गया ना। आप कह सकते हैं कि गर्म पानी का प्रारंभिक तापमान T2 था और अंतिम तापमान उसका T है कि नहीं। तो तापमान में, पानी के तापमान में कितना परिवर्तन आया, तो T2, ये ज़्यादा तापमान है तो T2 माइनस टी, ये तापमान में परिवर्तन आया, है ना, T2 माइनस टी। बात समझ में आ रहा है। गर्म पानी के तापमान में परिवर्तन आया, क्योंकि जब हम लोग गर्म पानी को कैलोरी मीटर के अंदर डाल देते हैं तो उस क्षण इसका तापमान T हो जाता है, जबकि पानी का प्रारंभिक तापमान T2 था। तो तापमान में कितना परिवर्तन आया, T2 माइनस T1, तो सॉरी T। तो ये चीज़ हम लोग निकाल लिए कि पानी द्वारा कितनी ऊष्मा का त्याग किया गया। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पर बात को समझिएगा कि कैलोरी मीटर और इसके अंदर जो कैलोरी मीटर जो है, इसमें दो बातें हैं, यहाँ पर कैलोरी मीटर भी है और इसमें ठंडा पानी भी है। तो जब गर्म पानी को डाला गया तो कैलोरी मीटर और विचालक कितनी ऊष्मा प्राप्त किया, तो यहाँ पर उस बात का भी मेंशन करना पड़ेगा कि कैलोरी मीटर, है कि नहीं, कैलोरी मीटर प्लस विचालक, कैलोरी मीटर प्लस विचालक द्वारा प्राप्त किया गया ऊष्मा, कैलोरी मीटर प्लस विचालक द्वारा प्राप्त किया गया ऊष्मा कितना होगा, कैलोरी मीटर और विचालक के द्वारा प्राप्त किया गया ऊष्मा कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहले लिखे हैं कि कैलोरी मीटर और विचालक का द्रव्यमान कितना है बच्चों, देखिए m1 यहाँ पर माने, तो उस बात का भी यहाँ पर मेंशन हम लोग करेंगे, है कि नहीं। तो इसका द्रव्यमान कितना है m1, और यहाँ पर s लिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों को कैलोरी मीटर का ही समतुल्य जल हम लोगों को ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ पर s जो है, ये s क्या है, कैलोरी मीटर के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता। अभी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, इसको लिखेंगे। अब इसका देखिए कैलोरी मीटर के ताप में कितना परिवर्तन हुआ, है कि नहीं, कैलोरी मीटर के ताप में कितना परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले देखिए कि मिश्रण का टोटल कितना तापमान था, टोटल तापमान मिश्रण का कितना तापमान था, T डिग्री सेल्सियस था, है कि नहीं। तो कैलोरी मीटर प्लस ठंडे पानी का तापमान कितना था, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैलोरी मीटर प्लस ठंडे पानी का तापमान कितना था, T1 डिग्री सेल्सियस था। अंतिम तापमान उसका कितना था, T डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं। कैलोरी मीटर प्लस जब प्रारंभिक अवस्था में था तो उसका तापमान T1 था और अंतिम तापमान उसका कितना था, T था। तो तापमान में, कैलोरी मीटर के तापमान में कितना परिवर्तन आया, कितना आया, कौन सा तापमान आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा T, ये तापमान ज़्यादा था क्योंकि अभी लास्ट में उसमें गर्म पानी डाला गया था, तो ये टेम्परेचर उसमें ज़्यादा होता। तो तापमान में परिवर्तन कितना होगा, T माइनस T1 होगी,
तो ये तापमान में परिवर्तन कितना हो गया, T माइनस T1। अब इसी तरह हम लोग लिखेंगे, ये स्टार के ही रूप में चल रहा है। अब यहाँ पर एक बात हम लोग और लिखेंगे कि ठंडे पानी द्वारा कितना ऊष्मा प्राप्त किया गया। ये तो कैलोरीमीटर विचालक द्वारा ऊष्मा प्राप्त किया गया है कि नहीं। जब गर्म पानी इसमें डाला जाएगा तो सब ऊष्मा प्राप्त करेंगे। एक तो कैलोरीमीटर और विचालक भी ऊष्मा का प्राप्त किया है कि नहीं, और दूसरा अब ठंडा पानी कितना ऊष्मा प्राप्त करेगा। दूसरी बात है, मैं एस को यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ कि एस क्या है, कि कैलोरीमीटर के पदार्थ है कि नहीं, कैलोरीमीटर के पदार्थ का शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कि विशिष्ट ऊष्माधारिता है, पदार्थ का विशिष्ट ऊष्माधारिता। अब यहाँ पे देखिए तीसरा बात क्या होता है कि ठंडे पानी द्वारा प्राप्त ऊष्मा कितना होगा। देखिए ठंडे पानी द्वारा प्राप्त ऊष्मा कितना होगा। तो ठंडा पानी का द्रव्यमान कितना था, हम लोग देखिए आप पहले ही निकाल चुके हैं कि ठंडा पानी का द्रव्यमान कितना है, m2 माइनस m1 इज इक्वल टू x है ना। तो यहाँ पर x पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता, इसी सूत्र से हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। अब देखिए ठंडे पानी के तापमान में कितना परिवर्तन आया। तो सबसे पहले ठंडे पानी का तापमान कितना होगा, आप लोग बताइए। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। तो इस प्रारंभिक अवस्था में पानी का तापमान कितना था, प्रारंभिक कैलोरीमीटर प्लस ठंडे पानी का तापमान T1 था, और अंतिम तापमान उसका T हो गया। तो पानी के तापमान में भी T माइनस T1 परिवर्तन हुआ है कि नहीं। पानी का, ठंडे पानी का पहला तापमान कितना था, T1 है ना, अंतिम तापमान कितना हो गया, T। तो पानी के तापमान में कितना परिवर्तन आया, T माइनस T1, यही परिवर्तन आएगा। तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, T माइनस T1 परिवर्तन आया। अब एक आप नियम जानते कि जितनी ऊष्मा का त्याग किया ठंडा पानी, उतना ही ऊष्मा ग्रहण भी किया गया। तो यहाँ लिखेंगे त्याग ऊष्मा बराबर होगा ग्रहण किया गया ऊष्मा, त्याग ऊष्मा बराबर ग्रहण ऊष्मा, ये सब बातें बराबर होगी। तो त्याग किया गया ऊष्मा कौन सा है, इतना ऊष्मा है। तो ये बात को यहाँ पर लिखेंगे y इंटू 4200 इंटू यहाँ पर हो गया T2 माइनस T इज इक्वल टू, अब ये ग्रहण किया गया, ये दोनों ऊष्मा है तो दोनों को ऐड करके लिख देंगे। तो यहाँ हो गया M1S और यहाँ पर हो गया है ना। तो यहाँ विशिष्ट ऊष्माधारिता को हम लोग अलग सिंबल से इंडिकेट किए एस से, पहले हम लोग सी से इंडिकेट करते थे, लेकिन यहाँ पे इस पदार्थ के लिए एस का उपयोग हम लोगों ने किया है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर हो गया T माइनस T1 और प्लस, अब ये भी जो है ये पहला था, उसके बाद ठंडे पानी द्वारा ये होगा है कि नहीं। देखिए ये हो गया 4200 है कि नहीं, और ये कितना हो जाएगा T माइनस ये होगा T1। तो अब हम लोगों को बेसिकली जो है M1S का ही यहाँ से हम लोगों को मान को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए इस टर्म को हम लोग बराबर के इधर ले आते हैं। तो डेट सिंप्लाइज यहाँ पर यूज़ करेंगे y इंटू, देखिए 4200 इंटू यहाँ पर हो गया T2 माइनस T, इसको भी इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, x इंटू ये हो गया 4200, यहाँ पर कितना हो गया T माइनस T1 इज इक्वल टू M1S है ना। और यहाँ पर कितना होगा, देखिए सॉरी गलती लिखा गया, T माइनस T1 हो गया। तो M1S इज इक्वल टू कितना होगा, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए M1S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1S इज इक्वल टू है ना, इसी समीकरण का, ऊपर वाले ही समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए y इंटू 4200 यहाँ पर हो गया T2 माइनस T माइनस x इंटू 4200 और ये हो जाएगा T माइनस T1 और नीचे में हो जाएगा बटा, और ये देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है T माइनस T1 आ रहा है नहीं। तो M1S का तो ये मान हमारा ज्ञात हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे M1S, इसको भी अरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं। तो इससे हम लोग देखिए यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4200 यहाँ पर भी है, 4200 यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन कर सकते हैं। तो देखिए y यहाँ पर हो गया T2 माइनस T, यहाँ पर हो गया x T माइनस T1 और नीचे में हो गया बटा T माइनस T1, इसको ब्रैकेट से बंद करके 4200 से गुना कर दिया, बाहर चला गया 4200 कॉमन लिए। अब समतुल्य जल का व्यंजक तो पिछले है ना बताया ही मैंने, समतुल्य जल मतलब कैलोरीमीटर का समतुल्य जल कितना होता है, M1S बटा 4200 ये होता है। तो M1S का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। देखिए y यहाँ पर हो गया T2 माइनस T माइनस S x T माइनस T1 बटा यहाँ पर हो गया T माइनस T1 इंटू यहाँ पर हो गया 4200 बटा 4200। तो 4200 कैंसिल हो गया। तो ये कितना मिल गया बच्चों हमको, देखिए हमको कितना मिला, ये मिल गया y। अब ये T1 को हम लोग अलग कर देंगे, तो ये कितना हो गया T2 है ना माइनस T बटा T माइनस T1 माइनस, इसके साथ भी लिख देंगे T, यहाँ पर हो गया T माइनस T1 बटा
टी माइनस टी वन। तो फिर आप लोग वही कर सकते हैं, इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो फिर वही आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए टी माइनस टी वन, यहाँ से भी टी माइनस टी वन कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया वाई, यहाँ पर हो गया टी टू माइनस टी बटा, यहाँ पर हो गया टी माइनस टी वन माइनस एक्स इज इक्वल टू कैलोरीमीटर का समतुल्य जल। कैलोरीमीटर का समतुल्य जल यहाँ से निकल गया, कैलोरीमीटर का समतुल्य जल। तो ये एक्सप्रेशन का यूज करके कैलोरीमीटर के समतुल्य जल का व्यंजक आप निकाल सकते हैं। जहाँ y क्या है, गर्म पानी का द्रव्यमान है, जहाँ x क्या है, यहाँ ठंडे पानी का द्रव्यमान है, और T2 क्या है, गर्म पानी का द्रव्यमान, और T क्या है बताइए, मिश्रण का अंतिम तापमान, और T क्या है, मिश्रण का तापमान, और T1 क्या है, कैलोरीमीटर प्लस ठंडे पानी का द्रव्यमान। तो सब तो टेम्परेचर के द्वारा हम वहीं से स्केल करके हम तो निकाल नहीं सकते हैं, है कि नहीं। थर्मोमीटर लगा हुआ है, सारा टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं, गर्म पानी और ठंडे पानी का द्रव्यमान तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर लीजिए, सबको जोड़ गुना भाग कर देंगे एंड उसका सॉल्यूशन करेंगे, समतुल्य जल मेरा ज्ञात हो जाएगा। तो कितनी आसान बातें हैं बताइए समतुल्य जल ज्ञात करने का। अब इसी मेथड का प्रयोग करके बच्चों मैं आप लोगों को आगे के दिन बताऊंगा कि किसी ठोस का विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, ठोस का, है कि नहीं। तो ठीक है बच्चों, आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा, है ना। आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक नए टॉपिक्स के साथ एक नए दिन में। तब तक आप लोग हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहें। आप लोगों ने जो आज मेरे वीडियो को देखा बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।